अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस देखी गई, पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। फाइनली इन्वेस्टर्स बाइंग करते हुए दिखाई दिए। आज के दिन हम कह सकते हैं ट्रस्ट लेवल वापस मार्केट का जो है वो बैकफुट जो हो रहा था वो अब कम बैक किया है और एक अच्छी चेंज, एक अच्छा कंट्रास्ट ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड देखा गया। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बाइंग के साथ साथ एक पॉजिटिविटी इसलिए भी प्रिवेल हुई कि ओवरऑल हम देख रहे थे एक कॉशियस स्टांस देखा जा रहा था। काफ़ी अरसे से नेगेटिविटी थी, लेकिन आज के दिन हट के थोड़ा सा ये बाइंग हुई है और साथ साथ 300 पॉइंट्स का इजाफा। इट मीन्स कि ये एक अच्छी चेंज है और आने वाले दिन बेहतर होंगे। साथ साथ अगर ऐसे ही पॉजिटिव परफॉर्मेंस चलती है तो मार्केट के अंदर नंबर्स डेली बेसिस पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। सो दिस इज़ गुड। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एशियन मार्केट्स के हवाले से। ऑब्वियसली एशियन मार्केट्स जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। नॉर्मली जो है वो चेंजेस देखे जा रहे हैं और साथ साथ हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है तो वो भी आज बात करेंगे। साथ साथ रशियन जो ऑयल हैं उसकी इंपोर्ट के हवाले से बात हो रही है। रशियन ऑयल ऑब्वियसली ये एक हम कह सकते हैं कि ज़रूरत भी है, हमारी नीड भी है इंपोर्ट करना ऑयल। इंडिया को वो जो प्राइस मिल रहे हैं पाकिस्तान भी उसी प्राइस के ऊपर ले, ये जो है वो स्टेट मिनिस्टर जो है वो वहाँ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, तो उनसे भी बात करेंगे। उनके जो ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छी चेंज देखी है। जाहिर सी बात है रशिया से ऑयल मिलेगा, सस्ता होगा, इन्फ्लेशन के जो है नंबर्स कम होंगे, तो क्या जो है वो इसके ऊपर बातचीत चल रही है वो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और एनर्जी सेक्टर के ऊपर क्या ब्रेक थ्रू है। एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, क्राइसिस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको कैसे टैकल करना है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ खड़ी हैं, ये तमाम चीज़ें बात करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हारिस अगर साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं KCCI के। सो वेलकम टू द शो। शम्स साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या कहेंगे ओवरऑल इकॉनमी के हालात और साथ साथ अगर एशियन मार्केट को देखें तो कहाँ खड़ी हैं? जी एबेनिशियो, तो मैं आपको फिर करेक्शन कर दूं, मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था, FPCCI का नहीं था। बाकी देखें जी, एशियन मार्केट्स के ग्लोबल मार्केट जितनी भी आप देख रहे हैं उसमें एक फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट की जो हाइक हुई है उसका एक रिफ्लेक्शन शो कर रही है। और कल पाकिस्तान की मार्केट में भी आपने देखा कि उसका एक असर आया कि जब पाकिस्तान ने 100 बेसिस पॉइंट को इजाफा किया इंटरेस्ट रेट में, तो मार्केट कोई 800 प्लस जो है वो गिर गई थी और उसका बहुत ज़्यादा एक पैनिक मचा हुआ था। और साथ ही एक मार्केट के अंदर एक पहले से एक मैसेज था, अनसर्टेनिटी काफ़ी हुई थी और लोग जो है चीफ के इशू के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक महीने से वो एक चल रहा था कि कौन आएगा, क्या होगा। लेकिन इसके बाद फिर आज जो आपने देखा कि एक वेलकम नोट भी है कि जेस्चर शो किया मार्केट ने कि अराउंड 300 पॉइंट जो है इजाफा हुआ और वो भी चीफ की सेटलमेंट हो गई, उनको अपॉइंटमेंट हो गई, उन्होंने बड़ा पीसफुली सारा कुछ हो गया। तो आई थिंक अब मार्केट्स जो है अब थोड़ा सा आगे बेहतर जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स जो कराची स्टॉक्स की मार्केट थी वो ऑलरेडी काफ़ी बॉटम पे थी और अब उसमें पिकअप होना चाहिए। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारी जो सेटलमेंट होनी है पेमेंट की, $1 बिलियन की हमने IMF जो बॉन्ड है स्कूक बॉन्ड उसकी पेमेंट करनी है, उसके ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अरेंजमेंट कर लिए हुए हैं और स्टेट बैंक की तरफ से भी ये मैसेज आ रहा है कि हम 3 दिन पहले उसको करेंगे, तो वो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, उसके ऊपर हमें कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, इन द मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हमारे पास जो है वो डॉलर रिजर्व्स का इशू आएगा और वो उसके लिए हमें जो है एक्सपोर्ट्स और उसके बाद रेमिटेंस उसी के नंबर्स बढ़ाने, वो उसी को बढ़ाना है। डॉलर हमारे पास जो है मेन जो इशू है वो डॉलर का है। क्रेडिट आपका करंट अकाउंट जो डेफिसिट होता है वो असल इशू है पाकिस्तान में, उसके लिए भी हुकूमत जो है इस वक्त जो है कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी पे चल रही है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी के साथ ही जो है ना कुछ इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स के ऊपर डिले हो रहा है, जो उनकी अप्रूवल्स LCs की नहीं हो रही, वो थोड़ा अनहेल्दी है, उसको बेहतर करना होगा। बाकी आई थिंक इकोनॉमी इंप्रूव करेगी नेक्स्ट ईयर जाके। राइट। हारिस साहब, आपसे कमेंट लेना चाहूँगी, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक नंबर्स में? एक डिटेल कमेंट जो है वो शम्स साहब ने दिया है। अगर थोड़ा सा कमोडिटी प्राइस देखें तो वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अभी हम अगर ऑयल के ऊपर भी बात करें तो यहाँ पे ऑयल प्राइसेस थोड़े बैकफुट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर पाकिस्तान। देखिए, इंटरनेशनली जो है कमोडिटीज़ आर ऑन द डाउन टर्न, बट अब जो इंटरेस्ट रेट की आपने बात करी थी उसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू कर्व इन्फ्लेशन इज़ ओके, बट हम जो खड़े हैं वी आर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस जहाँ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है एंड बाय डूइंग दैट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है।
एंड दूसरे एंड पे जो है, जो आपकी मेन इनपुट्स हैं, इंडस्ट्रियल इनपुट्स हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री जिस पे चल रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल हैं जिन पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ 20% से 74% कर दी गई हैं। तो उससे जो है कॉस्ट ऊपर जा रही हैं। एंड एवरी डे आई एम हियरिंग कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्टर्स सारे, एवरीवनस गोइंग इन अ शटडाउन। तो आई डोंट सी अ वेरी ब्राइट साइड इन द नियर फ्यूचर कि एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स अ डिक्लाइन राइट नाउ। राइट चले जी, शम्स साहब प्लीज़ ये बताइए कि कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी अभी ऑयल प्राइसेस जैसे हुआ है तो रशिया गए हुए हैं स्टेट मिनिस्टर साहब मुसद्दिक मलिक साहब, और कहा यह जा रहा है, वहाँ पे पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, इंडिया को जो प्राइस में मैसर है ऑयल, उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कितना इम्पॉर्टेंट है? पहले भी जब विज़िट था अज़रबैजान का नियर पास्ट में, आपको याद होगा कि उसमें भी उन्होंने ऑफ़र की थी पुतिन ने कि आपको जो है वो हम गैस पाइपलाइन इज़ नॉट अ इशू। अब क्या समझ रहे हैं आप कि कितना इम्पॉर्टेंट है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें क्वेश्चन मिलना? जी देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कमोडिटीज़ का जितनी भी प्राइस हाइक बढ़ी है इंटरनेशनली मार्केट में, जो आपने एक साल देखा था, उसकी मेन जो रीज़न थी वो फ्यूल प्राइसेस ड्रिवन थी, और फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई। लेकिन अब जबकि वर्ल्ड जो है रिसेशन में आ चुकी है, जो मेजर मार्केट्स हैं वहाँ रिसेशन हो रहा है, तो कमोडिटी मार्केट मेल्ट आउट कर रही है। लेकिन साथ ही जो ऑयल की प्राइसेस है उसमें एक सीसा ट्रेंड चल रहा है, वो 3% 4% अप एंड डाउन हो रहा है। अभी कल जो है मार्केट गिरी थी, आज फिर जो है 3% फिर बढ़ चुकी है। तो ये एक अराउंड उसी $80-85 की आसपास, $90 के पास चल रही है। तो इसमें हमें यह है कि हमारा एक होना चाहिए कि हमें अल्टरनेटिव ढूंढना है, हमें सस्ता जो है ऑयल पेट्रोल जो हमें मिल सके। और रशिया की तरफ भी हमारी काफ़ी अर्से से हो रही है कि बातचीत हो रही थी, पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, और अभी हमारे मुसद्दिक मलिक साहब भी गए हैं। हमें पहले ये भी देखना होगा कि हम टोटली रशियन क्रूड पे नहीं बेस कर सकते, क्योंकि रशिया का जो पेट्रोल तो हमें सूट कर जाएगा, लेकिन जो डीजल वगैरह है उसका नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज उस पर डिज़ाइन नहीं हुई। हमारी एक तो रिफाइनरीज बहुत लिमिटेड नंबर में 8 उसमें है, और फिर उनकी जो पुराने मॉडल पे बनी हुई हैं वो इतनी एफिशिएंट रिफाइनरीज नहीं है। तो हमें जो है हमारी मेन सपोर्ट जो है सऊदी ब्रांड से ही आएगी, और सऊदीया से हम क्योंकि डेफर पेमेंट में लेते हैं तो उस पर आता है। लेकिन ऑप्शंस खोलने चाहिए और एक डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि ये आगे आपके पास एक रास्ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो एक चेंज आ रहा है रशिया से पाकिस्तान तक का बाय रोड का आपका, जिसमें आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज ईरान ये सारा कनेक्ट हो रहा है। तो इस पे डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन आपके पास उतनी ही है, उसमें आप एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी एनहांस करेंगे तो फिर कुछ होगा, बढ़ाएं, तो वो नहीं हो रहा है। और फिर जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें हर्डल्स मेजर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब एक तो रशिया से जो कार्गो आता था दैट वाज अ लॉट चीपर कार्गो, लेकिन अब वो उसमें हर्डल्स आ रहे हैं रशिया से इंपोर्ट करने में, जो अच्छा। जी उसमें हर्डल्स आ रहे हैं। प्लस दूसरे हर्डल्स ये हैं कि जो दालें चने आती हैं, आपका प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो इंपोर्ट परमिट इशू करता है उसमें कंडीशंस लिखता है ये फ्यूमिगेशन हुई भी होनी चाहिए। वो हुई भी आती है तो फिर ये लोग वापस पोर्ट पे रोक लेते हैं, माल डिलेज करते हैं, कार्गो डैमरेज डिटेंशन में जाता है कि भाई आपको जो है वापस से फ्यूमिगेशन करनी है। वाई? अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल हुई हैं, अगर लेट्स से अगर ऑस्ट्रेलिया से कार्गो आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि इट्स बिन फ्यूमिगेटेड, दे रीफ्यूमिगेट द कार्गो। वाई? और वो फ्यूमिगेशन होती भी नहीं है, नाम की होती है, यू जस्ट काइंड ऑफ पे फॉर द फ्यूमिगेशन एंड गेट द कार्गो थ्रू। बट इस तरह के मेजर हर्डल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सप्लाई शॉर्टेज भी हो रही है, डिलेज भी हो रहे हैं, और वैसे ही हम एक प्रॉब्लम सिचुएशन में है, प्रॉब्लम्स आर जस्ट गेटिंग वर्स बाय द डे। राइट, पॉइंट टेकन शम्स साहब। ये तो हर्डल्स ही हर्डल्स बता रहे हैं, और हर्डल्स भी ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली क्रिएट की जा रही हैं, ऐसा क्यों है? और दूसरा इन्होंने कुछ रशिया के हवाले से बताया कि रशिया से इंपोर्ट में अभी भी हर्डल है। कौन सी हर्डल है? लेकिन जी इसमें अगर आप रशिया से इंपोर्ट करते हो तो डायरेक्टली आपका जो है वो जो बैंकिंग का सिस्टम आपका जो है अंडर इसमें सैंक्शंस में आ गया, रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं, तो अब वो तकरीबन आप ना यूक्रेन से कुछ कर सकते हो ना रशिया से कर रहे हो, तो उस वजह से हुआ। साथ ही फिर मैं ये कहूँगा जो आपकी गवर्नमेंट जो है उसको जो इस वक्त सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर है वो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मॉन्स्टर है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हारिस साहब ने जिक्र किया कि पल्सेस का, पल्सेस की हमारी अगर आप देखें जी इसके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह तो इतने नहीं है, कुछ भी नहीं ड्यूटी, लेकिन उसकी जो क्लियरेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब आप डिले कर देते हो, पोर्ट पे कार्गो रोक लेते हो, और वो $100 पर कंटेनर पर डे का चार्जेस हैं, तो आप देखोगे कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी। अल्टीमेटली उसका फिर कॉस्ट में ऐड होता है और कंज्यूमर को जाता है, तो हुकूमत
को तो चाहिए कि अगर खाने पीने की चीज़ें जो आपके इन्फ्लेशन बास्केट में आप देखते हो, कोई 37% अराउंड जो है इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन है, और 35% आपका फ्यूल इन्फ्लेशन है। तो इसको ईजी करने के लिए ये है कि इसकी क्लियरेंस तो आसान से आसान करो ना, कि आप उसको जो जैसे आए विद इन 2 days 3 days आपका कंसाइनमेंट बाहर होना चाहिए। कि महीने लग जाते हैं, इसको देखना पड़ेगा, और वरना आप जो ना फिर आप कौन मिडल मैन है जो ये हर्डल देखिए क्रिएट इसमें करने की बहुत सारे कोशिश कर वेस्टेड रहा है, इंटरेस्ट इसको आ थोड़ा सा जाते हैं, देखना बहुत से पड़ेगा। लोगों के जिनको अपने फ्यूमिगेशन का जो लोग हैं, फ्यूमिगेटर्स हैं, उनका आ जाता है, फिर जो डिपार्टमेंट है वो देख रहा है। तो आपको हुकूमत को इसके ऊपर फौरन लेना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जिसके अंडर ये आता है डिपार्टमेंट, उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप अगर एक तरफ हुकूमत को लोग क्रिटिसाइज करते हैं महंगाई की वजह से, और मुसलसल आप 27% पे आपका इन्फ्लेशन है, और साथ ही अगर इन्हीं के मिनिस्ट्री के लोग अगर अपनी वो विशेष के लिए अपना जो है उसको डिले करते हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। उसको आप इजी करें, और आपको जो है इन्फ्लेशन तभी कम होगा जब आपकी आपकी जो कॉस्ट है ना क्लियरेंस की, वो कम से कम कर दें। आप अगर कॉस्ट वो बढ़ाओगे, फिर आपका डॉलर महंगा होगा, फिर आपके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से मुल्क में महंगाई कम हो, और दूसरी तरफ अगर ऐसा हो तो फिर इस चीज़ को वाकई विटनेस करना पड़ेगा और एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, शम्स साहब, इन्होंने एक और चीज़ जिक्र की, हारिस साहब ने, उन्होंने कहा कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा बड़ा पुराना सिस्टम है। हमारी मालूमात के मुताबिक अब तो काम हो रहा है, अब थोड़ा नए तर्ज का काम अडॉप्ट किया जा रहा है। आप समझते हैं कि अभी भी बहुत सारी ऑब्वियसली होगी कसर बाकी, मगर फिर भी पहले से तो बेहतर है? नहीं, बेहतरी आ रही, लेकिन उतनी बेहतरी नहीं आई। अगर आप देखें 22% आपका जो है कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो वो अब आपका और माइनस हुआ है, नीचे आया। और अभी आपकी जो है वीट के ऊपर भी, अब फ्लड के बाद से तो आपकी जो है और नेगेटिव इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पल्सेस का मैं बताऊं कि पल्सेस आपकी जो है वो बारानी इलाके की ज़्यादा पैदावार है, और जहाँ बारिशें हुआ करती, जैसे आपका मूंग जो है अब कुछ एरियाज़ में जो नहरी इलाकों में आ गई है, उसकी वजह से मूंग की जो ग्रीन मूंग की जो है काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ी है, और उसका हमारा इंपोर्ट बिल के ऊपर काफ़ी कमी आई। लेकिन साथ ही जो चना है, जो आपका जो मसूर है, जो माश है, ये सारी पाकिस्तान में होती हैं। लेकिन जब ग्रोअर के पास पानी नहीं होगा तो वो कैसे चलाएगा? जैसे इंडस्ट्री के पास अगर बिजली नहीं है तो वो कैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी? इसी तरह से पानी जो है वो उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी है ग्रोअर की। आप उसको जो मॉडर्न टेक्निक्स दो, उसको कहेंगे जी आप उसके साथ स्प्रिंकलर के जरिए आप उसको करो, क्योंकि पल्सेस जो है इतनी ज़्यादा पानी नहीं लेती। आपका सोयाबीन इतना पानी नहीं लेता, और आपका जो राइस, शुगर के अंदर आपको पानी जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों में नहीं। तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के जरिए आप वो कर सकते हैं। एक मॉडल बना के गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर ऐसा डिस्प्ले कराए। उसके बाद हमारे यहाँ एक लोगों के अंदर वो है कि हम देखा देखी चीज़ें बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ग्रोअर आपका उसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वही आपका सर्वाइवल कर सकता है, जो आपके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी वही है, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी भी है वो टोटली पाकिस्तान की एग्री सेक्टर के ऊपर है। वो अगर नहीं है तो एग्रीकल्चर। अच्छा, हम थोड़ा सा ये भी इस टाइप के भी बिजनेस कम्युनिटी भी आजकल रुझान ये देखा जाता है, दे आर ट्रेडर राइट नाउ। अब वो लेते हैं चीज़ और फिर अब उसे थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया या नहीं किया और उसको एग्जैक्टली बेच दिया। तो ये जो एक, या फिर अगर लोकल मार्केट को फुलफिल करना है तो वहाँ बेच दिया, यही जो एक रुझान है वो देखने में आ रहा है। देखिए, इसके पीछे मेन रीज़न वही है कि आपकी कोई भी सेक्टर अगर जिसमें अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हो तो वो तब होती है जब उसको जो रिक्वायर्ड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा मिले। अगर उसकी कमी होगी तो फिर ट्रेडर एज इट इज़ लेके कर देंगे। अब जैसे हमारे फार्मर जो प्रोड्यूस लेकर आते हैं, अगर उनके पास मॉडर्न मशीनें नहीं है, हार्वेस्टिंग मॉडर्न तरीके से नहीं करते, तो फिर वो उनकी जो क्वालिटी आएगी तो स्टैंडर्ड्स में अंदर उनके ज़्यादा उसके अंदर जो अदर मैटर होगा एज़ कम्पेयर टू कनाडा और आप ऑस्ट्रेलिया देखो तो उनका फार्मर ड्रेस क्वालिटी मच बेटर देन पाकिस्तानी। तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, तब जाके आप। अच्छा शम्स साहब, अगर ये मॉस्को से डील हो जाती है यहाँ पर रशिया से और सस्ता हमें ऑयल मिल जाता है, तो इन्फ्लेशन जिसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग की गई, 16% पे हमारा इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, काइबोर के साथ देखें तो 16.85 हो जाता है। बड़ा मुश्किल मतलब ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए है कि वो अपनी एक्सपेंशंस करें। कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर हमें ऑयल मिल जाता है और महंगाई के ऊपर? फिर मैं हारिस साहब आपसे पूछती हूँ। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की ना, वो हम इस वक्त पाकिस्तान जो है IMF प्रोग्राम के अंदर है, और हमें अब ये सोचना चाहिए कि हम जो है इस IMF प्रोग्राम में, मतलब ये है कि आप कंसोलिडेशन पे जा रहे हो। यू आर वेरी राइट। मैं मेरा वो पॉइंट नहीं है, मेरा वो पॉइंट है कि हमारे पास जब
इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ेंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मॉनेटरी टाइटिंग करना पड़ेगी ना। दिस इज द नीड। पाकिस्तान में निताशा ये है कि यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं, हम और आप जो है क्रेडिट कार्ड से बाइंग नहीं करते, बैंक से बोरो नहीं करते, हम जाके कैश पे बाइंग करते हैं। तो आपका जब भी आप इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूँ आता है कि इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। कल मार्केट ने जो 865 पॉइंट का जो फॉल आया है वो उसका वजह यही थी कि उन सारे इंक्लूडिंग के जो बेनिफिशियरी सेक्टर था वो बैंक वाला को उनका तो फायदा होना था, वो भी नीचे गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान में। देखें आप मॉस्को के साथ जो डील हो जाती है ना आपकी, तो क्रूड ऑयल एक आपका एक सेक्टर है जो इन्फ्लेशन में उसका एक 35% आ रहा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन वो कब डील होती है, कैसे होता है, उसके बाद क्या हमारे ऊपर वो आता है। तो उसके साथ ही हमें जो करेक्शंस है ना, जो अपने सिस्टम के अंदर करेक्शंस हैं, जो डिलेड इंपोर्ट करनी या डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। अब डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में, आपने कभी सोचा कि क्यों इतना हवाला जो ओपन मार्केट में जो अराउंड $250 का डॉलर हो गया, 250 रुपए का, फिर आपका हवाला करने वाले लोग जो है वो और ज्यादा चले गए। तो ये जो पिशावर और ये जो कोयटा से साइड जो आपकी जो चल रही है ना, ये अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह डॉलर की शॉर्टेज है। वो डॉलर कहीं ना कहीं से जाना है कहीं उधर तक के, आपको उसके अंदर ऐसे सिस्टम करने हैं करेक्शन के कि आपका जो है डॉलर ड्रेन कम से कम उस तरफ तो ना हो, हम इंपोर्ट कर रहे भी ना हो और प्रॉपर चैनल के थ्रू आए। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। हारिस साहब आप भी इसके ऊपर भी कमेंट करें। पहले तो ये कि जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो पॉलिसी टाइटनिंग होगी तो उसको टाइटनिंग नहीं होगी बल्कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी। ये भी एक ऑब्वियसली असर होगा। दूसरा ये कि एक जो इन्होंने बात की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजें, हवाला हुंडी ये जो एक यूज़ किए जाते हैं अनऑफिशियल चैनल, और जिसके अंदर थोड़ा सा अपना बेनिफिट देख के। तो वेयर इज़ दी पेट्रियाटिज्म? आप बात करते हैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होने के लिए, थोड़े से पैसों में चले जाते हैं आप। देखिए, पहले आपने इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन जो है इज़ ऑन अ राइज एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग। और बेसिकली हाउ आई सी इट इज़ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो सारे हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन हार्मनी। कि पॉलिसीज़ बन रही हैं बट टूटी फूटी पॉलिसीज़ बन रही हैं। इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करने, लॉन्ग टर्म नहीं बन रही, यू आर सेइंग दैट। शॉर्ट टर्म भी सही नहीं है कि इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करने की कोशिश की, चलें ठीक है इंपोर्ट्स आप स्लो डाउन कर दें, और उसके साथ साथ जो अब इम्पोर्टेड जैसे रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्री की इनपुट है उस पर आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ इतनी बढ़ा दी, तो एक साइड पे आपने इंपोर्ट स्लो डाउन तो किया बट आपने एक्सपोर्ट को और डिस्ट्रॉय कर दिया। जितना स्लो डाउन किया उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट खराब हो गया। तो पॉलिसी दैट कि ये जो इंपोर्ट को कर्ब करने का जो आइडिया है बेसिकली वो उससे एक्सपोर्ट हर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट बहुत हर्ट हो रही है। दिस इज़ अ डिज़ास्टर। अब आपने सेक्शन 84 85 में जो आपने स्टेट बैंक का अप्रूवल लगा दिया कि इंडस्ट्री मशीनरी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कम अंडर इट। अब डॉक्यूमेंटेशन भी तो चाहिए ना, हम एफएटीएफ में भी तो थे ना। एवरीथिंग इज देयर, डॉक्यूमेंटेशन इज देयर। अब अगर लेट्स से आई हैव अ इंडस्ट्री, ठीक है, कल मेरी मशीन बैठ जाती है, मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, मैं उसका स्पेयर पार्ट नहीं मंगा सकता। अगर $300 का भी स्पेयर पार्ट है, मैं 2 महीने स्टेट बैंक का वेट करूँ उसको अप्रूव करे फिर मैं मंगाऊँ, जब तक मैं 2 महीने अपनी फैक्ट्री बंद करके रखूँ, फिर उसको मंगाऊँ, आएगा कब, लगाऊंगा कब, और फिर मैं अपना ऑर्डर प्रोसेस करूँ। जब प्रोसेसिंग का टाइम आएगा, जिसने ऑर्डर दिया है वो बोलेगा डिलेज हो गया, आई कैंसिल द ऑर्डर। आप समझते हैं थोड़ी रिलैक्सेशन होनी चाहिए, इतना ज्यादा टाइट या इतना पॉलिसी सही बनाए। इंपोर्ट आप भले स्लो डाउन करें बट मेक द पॉलिसी इन सिंक्रोनाइजेशन कि आप चाह क्या रहे हैं। यहाँ आप कह रहे हैं ठीक है फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा जा रहा है, इंपोर्ट स्लो डाउन कर दिया, बट आप एक्सपोर्ट को तो ना डिस्ट्रॉय करें। डिस्ट्रॉय इज अ हार्श वर्ड। इट इज, दैट्स हाउ इट फील्स लाइक। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े यूनिट्स बंद हो रहे हैं, लाइक इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि ऐसे ऐसी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने यूनिट्स बंद कर देंगी। तो इट इज वेरी सफोकेटिंग टू सी कि इस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं। इट्स वेरी हर्टफुल। He is now showing aggression. शम्स साहब प्लीज ये बताइए। दूसरी आपने जो पाकिस्तानी की बात की कि रेमिटेंसेस वगैरह, अब जैसे शम्स साहब ने कहा कि इंटर बैंक रेट जो है वो 223 रुपए है जी, और जो कैश आप मार्केट में लेने जाते हैं 250 रुपए। बिल्कुल, इतनी बड़ी डिस्पैरिटी होगी तो जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बोलेंगे कि भैया इधर इतनी इन्फ्लेशन है तो कहीं हमें भी बेनिफिट मिले, तो वो फिर हवाले हुंडी वालों के थ्रू भेजते हैं पैसे। यहाँ तो आई फील कि गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए कि अगर ओवरसीज पाकिस्तान साहब जब आए थे जब सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई थी, और आई थिंक ये जो ये हम कह सकते हैं कि ये जो कैट वाला इशू एक 7 तारीख को जो हमारा बॉन्ड है इसकी ज़रा थोड़ी सी इशू सॉर्ट आउट हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा अगर 5-10% का गवर्नमेंट इंसेंटिव दे दे कि हम आपको
रेमिटेंस पे इतने पैसे एक्स्ट्रा देंगे तो हर चीज़ लीगल चैनल से आएगी, हमारे जो Right. एक्चुअल रिजर्व्स हैं वो उससे बढ़ना शुरू होंगे। वो तो अनडॉक्यूमेंटेड है जो हवाले मंडी से क्रेडिट डेट स्वैप, मैं Yeah. मिस कर रही थी नाम। शम्स साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो ये इन्होंने एक शो भी किया है अपना, एक अग्रेशन, और दूसरा ये भी बताना चाह रहे हैं कि वाकई यूनिट्स बंद हो रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी क्या करे इस मामलात पे। दूसरा ये क्रेडिट डेट स्वैप का जो एक चल रहा है 7 तारीख को या 6 तारीख को, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो ये होने के बाद क्या हमारे पास रुपी की अप्रिसिएशन विटनेस हम करेंगे? देखिए इस वक्त जो रिजर्व्स हैं को अराउंड आपके 7.8 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और आज जो है कोई 500 मिलियन आपके जो आए हैं वो एआई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल जो बैंक है उसकी तरफ से आपके पास आ गए हैं, लेकिन वो जस्ट लाइक अ पीनट, तो थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा। बात वही है कि जब आप अपने जो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना जो मार्केट का जो रेट का फ़र्क आता है ना, इंटर बैंक मार्केट अगर 224 पे अराउंड बंद हो रही है और 250 का फ़र्क है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा अलार्मिंग इफेक्ट आपको साइन दिखा रहा है कि आपकी रेमिटेंस जो अराउंड 30 बिलियन आपकी आ रही थी उसमें डिक्लाइन आ रहा है। आप एक सिंपल, मैं अब आपको पॉलिसी की करेक्शन बता देता हूँ जो आपकी इस वक्त इन्वॉल्व है पॉलिसी। आप क्या करते हैं कि जी ओपन मार्केट में मनी चेंजेस बाय करते हैं मेरे और आपसे डॉलर, ठीक है, हम जाते हैं खरीदने या बेचने, उनको जाके देते हैं और फिर वो जाके बैंक को बेचते हैं, और बैंक जो है स्टेट बैंक को सरेंडर करता है और उसके ऊपर बैंक्स को 6 रुपए का उसका एक इंसेंटिव दिया जाता है। आप इस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज कर दो, आप ये करें कि जितने कमर्शियल बैंक हैं उसमें आप कैश काउंटर खोल दें। मैं और आप अगर जब जाएंगे कोई डॉलर बेचने या खरीदने तो एक तो वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, वो ऑनलाइन सिस्टम के साथ लिंक होगा। जो नास्टी रोल प्ले कर रही हैं जो एक्सचेंज कंपनी जिसके ऊपर ये कहाँ जाएंगे एक्सचेंज कंपनी? यही तो आपको कह रहा हूं, जब आपको जो है एक अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। आप उसको अपना कर दो और जब बैंक के पास आप और मैं जाएंगे तो हमारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गई, वहां कैमरे लगे हुए सब कुछ देखा जा रहा है, यहाँ तक कि बैंक लिंक है उसके साथ, और वो जो 6 रुपए दे रहे हो ना बैंक को, वो आप कर दो जो रेमिटेंस भेज रहा है उसको, या आधा आधा कर दो कि 3 रुपए बैंक को मिलेगा, 3 रुपए मिलेगा जो रेमिटेंस भेज रहा है। तो हवाला हुंडी में जो अट्रैक्शन है ना वो ये होती है कि वो उनको रेट अच्छा देते हैं। जब उनको डायरेक्ट रेट अच्छा मिलेगा, साथ में आप उनको कोई और एक प्रोटोकॉल टाइप का कि जी आप इमिग्रेशन से आओगे, आपको कार्ड बना हुआ होगा तो आपको जो है वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, आपके लिए लंबी लाइन नहीं होगी, फिर आप कोई चीज़ बाय करने जाओगे आपको वहाँ पर एक प्रायोरिटी विंडो मिलेगी। इस तरह से आप जो है उनको बोनस वाउचर का एक स्कीम दे दो। एग्जैक्टली शम्स साहब, आप अगर थोड़ा सा जिक्र करें हर सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे सब चीज़ शफल हुई हुई है, सबको अलाइन करने की ज़रूरत है, हर चीज़ को तरतीब देने की, हर चीज़ को शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है। नताशा पता प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में हमेशा से, काफ़ी आज की बात नहीं करो, हमेशा से जो है फायर फाइटिंग की पॉलिसी एक कॉमन पॉलिसी रही है और पॉलिसी हमारी बनाई नहीं जाती। हमें जो आईपीपी की नहीं होते देखिए इसमें पॉलिसी बनाने का काम जो होता है वो इकोनॉमिस्ट का होता है। अगर हम इकोनॉमिस्ट को साइडलाइन करते हैं और उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दें तो वो फिर आपके पास पॉलिसी नहीं आती। फिर आपको क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF आपको पॉलिसी बना के देता है, उनके कंसल्टेंट अपनी फीस लेते हैं और आपने अगर $100 बिलियन उनसे मिलियन लिए हैं और उनमें से पता चला 20 मिलियन तो वो वापस ले गए कंसल्टेंट अपना। तो आपका जो है जो इंडिजिनस पॉलिसी होनी चाहिए वो यहाँ के लोग बनाएं। यही वजह है कि 60s से 70 तक जो पाकिस्तान ने तरक्की की थी, पाकिस्तान एशियन टाइगर था, उस वक्त जो है गोल्डन डिकेड में था, उसकी हमारे लोकल इकोनॉमिस्ट ने पॉलिसी बनाई थी। आज तो आपने IPP का जो पॉलिसी है वो भी आपको वर्ल्ड बैंक ने दी थी, आप जिसकी वजह से आज मेस में आए हो कि आपका जो इतना बड़ा हाइडल से आपने जो IPPs के हवाले से बात की है। अब तो ऑब्वियसली पॉलिसीज़ भी बन चुकी हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो भी जैसे इन्होंने कहा काफ़ी टूटी फूटी हैं। आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। CPEC हमारे पास है, ऑप्शन गवादर है, रिसोर्सेज अभी भी हैं, अभी भी हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिसीज़ बनाने के लिए अब सबको एक पेज पे होना चाहिए, ख़ासकर जो ये गवर्नमेंट इतनी कोशिशें कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से बोलते हैं ना, इस घर को चलाने के लिए कहीं से ले रहे हैं सामान, कहीं से बेच रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से चल जाए। देखिए ये जो विंटर अभी आया ना, इस विंटर ने आपके पावर सेक्टर की सारी जो खराबियाँ थी वो भी बता दी हैं कि आपके एफिशिएंट प्लांट जहाँ बंद हुए हैं तो उनका ऑयल की कंजम्पशन जो डिमांड में आपने देखा ना डिक्लाइन हुआ है, वो इसी वजह से हुआ कि जो आपके इनएफिशिएंट प्लांट थे उनको बंद किया गया, एफिशिएंट प्लांट को चलाया, जिससे आपकी जो है कंजम्पशन जो है ऑयल की बढ़ गई। तो अब आपने क्या करना है कि आप अपनी पॉलिसी में ऐसा एक ले आओ कि आप इनएफिशिएंट प्लांट को खत्म करो जो आपको जिसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, और नए जो आप जा रहे हो, आप अगर आप सोलर पे जा रहे हो या हाइडल पे जा रहे हो या टाइडल पे जा रहे हो या और दूसरे आप कोई लेकर आते हो अल्टरनेटिव, तो वो आपका हो जाएंगे। एनर्जी को सस्ता करना ही हमारे सर्वाइवल है अगर हमारी इंडस्ट्री को चलाना, वरना ये जो आज हम प्राइमरी इंडस्ट्री चला रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएगी, फिर हम इंपोर्टिंग कंट्री बन जाएंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट बन चुके हैं, अराउंड 80 बिलियन
बिलियन की हमने लास्ट ईयर जो है इंपोर्ट्स की हैं, तो आप अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा प्लान लेकर आओ कि आपके पास जो है डॉलर की कमी किसी जरूरत ना हो, वो आपको हर इंसेंटिव देना चाहिए। चलें, डॉलर का जिक्र हो रहा है तो देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,61,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,38,210 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,754.08, ऑयल WTI पर बैरल $79.13, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $85.48। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 245 रुपीज, सेलिंग वॉज 247.5, यूके पाउंड बाइंग रही 286.15, सेलिंग वॉज 289 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 228.7, सेलिंग वॉज 230.95, चाइनीज यान बाइंग रही 31.27, सेलिंग वॉज 31.52। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 63.5, सेलिंग वॉज 64.1, यूएई दिरहम बाइंग एट 65.5, सेलिंग वॉज 66.1, कुवैती दिनार बाइंग रही 725.43, सेलिंग वॉज 730.43, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 581.31, सेलिंग वॉज 585.81। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। यहाँ हम देख रहे हैं अगेन जो इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट पे देखा जा रहा है। दिस इज़ एक्चुअली अलाउमिंग कि यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ही पर तोला प्राइस जो है वो ज़्यादा थे, अब 1,61,000 से भी क्रॉस कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। शम्स साहब भी मौजूद हैं और हारिस साहब भी। हारिस साहब प्लीज़ कमोडिटीज़ के हवाले से बताएं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोकल मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा, फर्दर Inflation is already on the table, and again I would enforce on the policies कि major जो है हमें policies पे काम करना है to fix everything। जो सारा जो खिचड़ी बनी हुई है, policies are not in harmony with each other। तो जब ये चीज़ें सही होंगी then things can be under control, otherwise we'll keep going in a decline। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, जो मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बताया कि अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की इनपुट्स की आपने कॉस्ट बढ़ा दी है तो एक्सपोर्ट भी गिरेगा। तो पॉलिसीज़ सही करें, इसको फिक्स करें। दिस कैन बी डन ओवरनाइट, इट्स नॉट अ बिग थिंग टू डू। जो जहाँ मेजर हर्डल्स है ना उसको फिक्स करें एंड देन कम ऑन टू स्मॉलर हर्डल्स। फिर ही इन्फ्लेशन सही होगी, फिर ही हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फिर ही इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर होगी। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से। राइट, सिंपल फार्मूला बता रहे हैं। ये सिंपल फार्मूला है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है, साथ साथ चीज़ों को बेहतर करना है। शम्स साहब इसके ऊपर प्लीज़ बताइए कि फार्मूला तो सिंपल है लेकिन पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी चाहिए, जो हम अक्सर प्रोग्राम में बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म्स पॉलिसी की हमें रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को लॉन्ग टर्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बननी चाहिए। लोकल इकोनॉमिस्ट हमारे पास बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट पड़े हुए हैं, उनको हुकूमत को चाहिए कि उनको इस्तेमाल करें, उनसे पॉलिसी बनाएं। लेकिन इस वक्त अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने भी जाएंगे ना तो आपके पास वो भी टाइम लेगा। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 ईयर कि आपको कोई पॉलिसी आके इम्प्लीमेंट हो। उससे पहले हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी एक ये ले लेनी चाहिए, वो ये है कि ऑस्टेरिटी मेजर करने हैं। आपके पास जो सैलरीज पर्क्स या आपने जो बढ़ा के रखे हुए, अगर आप देखें ना को 5,83,000 आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के तहत काम करते हैं। 18 अमेंडमेंट कर दी। 18 अमेंडमेंट के बावजूद हमने जो है मिनिस्ट्रीज़ का साइज़ कम नहीं किया, और उन मिनिस्ट्रीज़ को कम करना चाहिए। हमें इस वक्त 10 मिनिस्ट्री से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत बड़ा खर्चा उनकी सैलरीज पे आप जा रहा होता है, उसको कट डाउन करना है। फिर आपको जो गाड़ियाँ दी हुई हैं, अगर आप देखें ना, आप आज भी आपकी BMW और आपके जो है मर्सिडीज अगर इंपोर्ट हो रही हैं तो मलेशिया के अभी अनवर इब्राहिम जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अभी संभाला है चार्ज 2 दिन पहले, उनको S600 की मर्सिडीज ऑफर की उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उसको वेस्ट नहीं करो। तो हमें फंड्स को संभालना है, इसी में आपको बचत होगी। शम्स साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी टर्की गए थे, टर्की से भी एक अग्रीमेंट साइन हो रहा है, और प्रेसिडेंट जो तैयब उर्दुगान साहब हैं वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है वो बढ़ाई जाए। $5 बिलियन का टारगेट सेट किया गया है कि ये इतनी ट्रेड होनी चाहिए। ये बताएं ये कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं सबसे पहले तो हम उनसे बेनिफिट्स लें और उनको ये मौके दें कि वो पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान उनके साथ ट्रेड करे।
पाकिस्तान का जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो आप कंपेयर करो ना अगर इसको टर्की के साथ, टर्की जो है एक एफिशिएंट मार्केट बन गया है, जिस तरह से चाइना बहुत बड़ी एफिशिएंट इंडस्ट्री है, एफिशिएंट मार्केट है, इसी तरह से टर्की भी है। और टर्की की एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखें तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में चला गया, छोटी छोटी पैकिंग उसमें लेके चले गए, वो हमारी तरह बल्क कमोडिटी नहीं बेचते। उससे आपको ट्रेड एडवांटेज लेना है तो पहले आपके पास जो स्ट्रेंथ आपकी एक्सपोर्ट कर सकते हो उसके ऊपर उन्होंने, जैसे डेनम के ऊपर वहाँ पर आज भी उन्होंने वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वो आपको खुलवाना चाहिए। फिर आपकी क्योंकि डेनिम तो हमारी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, वो बहुत बड़ी वो इंडस्ट्री है, ट्रेड बढ़ गई, लेकिन आपको ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा स्लो चलना होगा। अगर आपने ज़्यादा उसमें तेज़ी दिखाई तो यहाँ पर जो है टर्किश केक तक आ जाएंगे, यहाँ पर टर्किश मिठाइयाँ जो है, हलवा, वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको थोड़ा एक प्लान करना है। हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि जब वो कोई निगोशिएट करती है एफटीए, तो जो बिजनेस सेक्टर के जो लोग हैं ना, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मशवरा प्रॉपर नहीं करती। यही वजह है कि आपका चाइना का एफटीए भी आपके अगेंस्ट गया, आपका ट्रेड डेफिसिट उसकी वजह से बढ़ा, फिर मलेशिया का भी उसकी वजह से तो नहीं हो रही अभी बात, अब तो एक ट्रेड ऐसी हो रही है कि हमें ट्रेड बढ़ानी है, तकरीबन हमें कैपिटल ही दिखना चाहिए। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा एफटीए हो चुका है टर्की के साथ, उसके ऊपर उसी को देख रहे हैं कि 3 बिलियन पे जाना है। तो हमने अपने आप को जो है 5 बिलियन पे अगर जाते हो 3 साल के अंदर, तो ये बहुत बड़ा वो फर्क है। और उसमें पाकिस्तान को क्या मिलता है? अभी तक तो सिर्फ श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान ने किसी ऐसे मुल्क में जिनके साथ स्पेशल एग्रीमेंट एफटीए किए हैं, कहीं भी हमारा सरप्लस नहीं आया। राइट हारिस साहब, हमें थोड़ा सा पैरेलल चलना पड़ेगा, हमें पैरेलल ही होना पड़ेगा। अगर हमारे पास से 1 बिलियन अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उतनी ही जो है वो एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पुट कर दिया जाए तो एटलीस्ट हम फायदे में रहेंगे। हमारी एटलीस्ट जो आपने कहा ना गैप है, वो गैप कम होगा। तो ये कहना तो आसान है कि बिलियन का इंपोर्ट करें, बिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए। बिलियन का एक्सपोर्ट तो आप भी तो यहाँ वैल्यू एडेड हो ना, यहाँ सब सारी चीजें जब इंपोर्ट होके वैल्यू एडेड नहीं हो रही तो फिर काहे करो ना। तो उसमें अब वापस अगेन ये बात है ना, अगेन पॉलिसी पे ही बात आती है कि पॉलिसीज नीड टू बी फिक्स्ड। उसमें अब एक तो जो मैंने आपसे कहा कि अगर इंपोर्ट आपने कट डाउन करना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करें। एटलीस्ट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको कुछ बेनिफिट्स दें, एटलीस्ट उनको गैस शॉर्टेज ना दें, उनको सपोर्ट करें कि एक्सपोर्ट एनहांस हो। अब उनको ही आप पावर आउटेजेस देंगे, उनकी मशीनरी पार्ट्स रुक जाएंगे, तो इट डिफीट्स द होल पर्पस। और दूसरी आपने क्या बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और हमने पैरेलल होने की बात की थी। उसमें भी अब जैसे शम्स साहब ने बात की कि श्रीलंका इज़ द ओनली कंट्री जिसमें हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। अब उनके साथ बट वी हैव ऑल कंपटीशन, हम कर सकते हैं चाहे तो हर चीज़ हो सकती है। अब देखें जैसे आपने वैल्यू एडेड की बात की, तो हम यहाँ से जो है बेसिकली अब इंडिया ने रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट जो है बैन किया हुआ है। वाई कि आप वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करें। इस तरह सारी जो बेसिक आइटम्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं रॉ फॉर्म में, गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट इट इन द पॉलिसी। अगेन इट्स अ पॉलिसी मैटर कि पॉलिसी में आना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट विदाउट वैल्यू एडिशन नहीं होनी चाहिए। उसी से लोकल इंडस्ट्री को मोटिवेशन मिलेगी कि भाई हमने एक्सपोर्ट करना है, तो वी नीड टू ऐड वैल्यू एंड एक्सपोर्ट। राइट शम्स साहब ने जैसे कहा कि कोई टाइम फ्रेम दे दें, और टाइम फ्रेम देने के बाद जो है वो बताया जाए कि इतने जो महीने बाद जो है वो ये बैन कर दिया जाएगा इस रॉ मटेरियल पे, इससे पहले जो है वो, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वेल, थैंक यू सो मच हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। शम्स साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की रशियन ऑयल के हवाले से, साथ साथ कमोडिटी प्राइस में कमी आएगी तो पाकिस्तान के ऊपर इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा और वही एक्चुअली इन्फ्लेशन को कम कर सकेगा। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।